Unit 5, Chapter 5.3, Business Studies, Delegation of Authority and Decentralization. This is the topic for the day. अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, संगठन प्रक्रिया में अधिकार अंतरण एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है. इसका अभिप्राय, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है, उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है. इस संदर्भ में एफ.जी. मुरे ने कहा है, अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है. कहने का अर्थ यह हुआ कि आपने काम सौंप दिया लेकिन अधिकार नहीं सौंपे पर्याप्त मात्रा में, तो बात बनती नहीं है. अगर एक बॉस अपने अधीनस्थ को कोई काम सौंपता है और सिर्फ काम ही सौंपता है, उसके लिए पर्याप्त अधिकार नहीं सौंपता, तो फिर ऐसी 10 वजहें होंगी कि वो काम ठीक से पूरी तरह से अंजाम तक ना पहुंचे, रिजल्ट तक ना पहुंचे, परिणाम अच्छे ना आए. तो उस काम का जब उत्तरदायित्व दिया जा रहा है तो आपको साथ में पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी देने होंगे. अब बात करते हैं अधिकार अंतरण के उन तत्वों की, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो बहुत अहमियत रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं. दे आर 3 इन नंबर्स. 1 उत्तरदायित्व, 2 अधिकार, 3 जवाबदेही या उत्तरदेयता. रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला उत्तरदायित्व. सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, उसकी फीचर्स, विशेषताएं. इसे दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है. सेकंड, इसका सार कर्तव्य का पालन करना है. थर्ड, इसकी उत्पत्ति अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण होती है. सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन है उसके कारण ये उत्पन्न होती है. के प्रति उत्तरदायित्व और के लिए उत्तरदायित्व. यहां पर 2 शब्दों की अक्सर बात होती है. के लिए उत्तरदायित्व एक कार्यात्मक उत्तरदायित्व है और एक अंतिम उत्तरदायित्व है. तो इस तरह से के प्रति और के लिए उत्तरदायित्व. दूसरा जो एलिमेंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, दैट इज अथॉरिटी, अधिकार. निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित बात है ये. अब जहां तक संसाधनों के प्रयोग करने या कोई काम करने या ना करने से
रिलेटेड ये बात, संबंधित ये बात हो सकती है। तो बेसिकली अधिकार जो होते हैं वो निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है तो अधिकार अवश्य सौंपने होंगे, क्योंकि अधिकार ही हैं वो जो निर्णय लेने की शक्ति पैदा करते हैं। इसके फीचर्स, विशेषताएं, अधिकारों की बात हो रही है। इसे दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। इसका संबंध पद से है, पोस्ट से रिलेटेड बात है ये। तीसरा, इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव होता है। पोस्ट जो है वो आपके लिए जो निर्णय लिए गए हैं वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। चौथी बात, अधिकारों को प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाता है। आप मैनेजरियल पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास अधिकार नहीं है, तो आप ऐसे शेर हैं जिसके मुंह में दांत नहीं, वैसी स्थिति होगी आपकी। आप ऐसे योद्धा हैं कि आपके पास हथियार नहीं है, तो वैसी स्थिति एक मैनेजरियल पोस्ट पर आदमी को बैठा दो और उसे अधिकारों से वंचित कर दो, अधिकार ना दो उसको। तो ये फीचर्स हुए अथॉरिटी के। अब बात करेंगे कि अधिकार और उत्तरदायित्व में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी हो गया। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले अथॉरिटी और दूसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों का मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, अर्थ से स्टार्ट करते हैं। अधिकार में हमने पढ़ा ये निर्णय लेने की शक्ति होती है, और उत्तरदायित्व में हमने पढ़ा किया जाने वाला काम, द वर्क विच यू आर गोइंग टू डू। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा वो है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका फ्लो क्या है। डायरेक्शन और फ्लो, दिशा या प्रवाह। तो जहां तक अधिकारों की बात है, अथॉरिटी की बात है, वो ऊपर से नीचे चलती है, ऊपर से टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलती है। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। तीसरा, ओरिजिन क्या है दोनों का, उद्गम। अधिकार का उद्गम देखते हैं कहां से होता है। यह संगठन में औपचारिक पद के कारण उत्पन्न होता है, एक फॉर्मल पोस्ट के कारण ये उत्पन्न होता है। और उत्तरदायित्व के केस में यह अधिकारी अधीनस्थ संबंध के कारण उत्पन्न होता है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच जो रिलेशन होता है उससे उत्पन्न होता है। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सार, समरी अगर इसकी देखें तो अधिकार के मामले में इसका सार निर्णयों का पालन करवाना है, और उत्तरदायित्व के केस में कर्तव्यों का पालन करवाना होता है। तो ये बुनियादी डिफरेंस हुए, बेसिक डिफरेंस ऑन द 4 पॉइंट्स बिटवीन authority and responsibility. Now we are moving towards the third element of delegation of authority, and that is जवाबदेही या उत्तरदेयता, accountability. इसका अर्थ जानते हैं। इसका अभिप्राय हुआ अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन, वर्क
परफॉर्मेंस के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। तो अधीनस्थ द्वारा जो कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देना है वो है अकाउंटेबिलिटी। बॉस ने कोई काम बताया है आपको कि ये काम कीजिए आप, और आप उस काम को करते हैं एंड देन यू सबमिट योर वर्क, यू हैव टू रिप्लाई कि मैंने ये काम कर दिया है, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो क्या इसके फीचर्स हुए, विशेषताएं क्या हुई इसकी? पहला, अकाउंटेबिलिटी को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। मुख्य प्रबंधक ने किसी अपने डिवीजन के प्रबंधक को कोई काम दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है रादर। अब वो आदमी उस काम को अपने किसी सबऑर्डिनेट अधीनस्थ को सौंप दे। मुख्य प्रबंधक ने काम दिया था और किसी डिवीजन के मैनेजर को दिया था, ये किसी पर्टिकुलर, मान लो जो परचेज मैनेजर है या फॉर दैट मैटर एडवर्टाइजिंग डिवीजन का मैनेजर है, मुख्य प्रबंधक ने काम दिया है, तो वही पर्टिकुलर आदमी बेशक वो काम अपने अधीनस्थ को असाइन कर दे, उसे सौंप दे, लेकिन उत्तरदेयता जो है वो उस प्रोडक्शन यूनिट के मैनेजर की या उस परचेज यूनिट के मैनेजर की, उस पर्टिकुलर डिवीजन के मैनेजर की ही रहेगी, अधीनस्थ की नहीं। जवाबदेही उसी की बनेगी, काम वो बेशक सौंप दे। तो यह अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता, यह पहला बिंदु था जिसके लिए उदाहरण कोट किया गया। दूसरी विशेषता फीचर हुआ इसका, यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। जिस आदमी ने आपको अथॉरिटी दी है, आप उसी के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं, जवाबदेही आप उन्हीं को देंगे। तीसरा, इसका संबंध जो है वो है अधिकारी अधीनस्थ का संबंध। आपका जो बॉस है, सुपीरियर है, और जो सबऑर्डिनेट है, उनके रिलेशन से संबंधित बात है ये। और चौथा इसका जो फीचर हुआ, विशेषताएं, उनमें चौथा बिंदु, यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि जब आप किसी आदमी को ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, काम असाइन कर रहे हैं, तो आप उनको पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी देते हैं। ये तभी संभव हो पाता है और तभी आप अकाउंटेबल होंगे। और आपको अधिकार नहीं दिए हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिर बनती नहीं है आपकी। तो इस तरह से हमने 3 एलिमेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण के 3 तत्वों की, महत्वपूर्ण तत्वों की बात की। और यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इनमें भी डिफरेंशिएट किया जाना है। लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। उत्तरदायित्व और जवाबदेही में अंतर तय करते हैं 4 बिंदुओं की मदद। यहां 3 बिंदुओं की मदद लेंगे, पिछले में 4 की मदद थी। वो बात थी अधिकार और उत्तरदायित्व की, यहां बात है उत्तरदायित्व और जवाबदेही की, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो पहला, वी विल स्टार्ट विद अर्थ, मीनिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किए जाने वाले काम, किया जाने वाला काम। दूसरा है वरिष्ठ के समक्ष किए गए काम के लिए जवाब देना। सुपीरियर के समक्ष आपने जो काम किया है उसका आंसर सबमिट करेंगे आप, उसकी रिप्लाई सबमिट करेंगे।
दैट इज अकाउंटेबिलिटी। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दूसरे को सौंपना, डेलीगेशन। डेलीगेशन की बात हो रही है। उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायित्व या काम को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। पहले मैंने चर्चा कर ली है कि जनरल मैनेजर ने एक डिवीजन के मैनेजर को काम दिया और डिवीजन के मैनेजर ने उसको फर्दर अपने सबऑर्डिनेट अधीनस्थ जो उनके अंडर काम करता है उसको दे दिया। लेकिन जवाबदेह जो है वो डिविजनल मैनेजर ही रहेगा। उस डिवीजन का प्रबंधक ही उस बात का जवाब देगा, अधीनस्थ नहीं होगा। तो ये बड़ा क्लियर हुआ, जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता किसी भी हालत में। और तीसरी बात, उद्गम, ओरिजिन कहां से हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी का उद्गम होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, अधिकारी अधीनस्थ संबंध के कारण, और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो अधिकार सौंपे जाने के कारण होगा। तो ये डिफरेंस हुआ उत्तरदायित्व और जवाबदेही में। क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है? अगला जो हमारा एक और चर्चा का विषय रहेगा कि क्या उत्तरदेयता को दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं आप? एक बार दोबारा मैं उसी उदाहरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। एक जनरल मैनेजर ने, मुख्य प्रबंधक ने डिविजनल मैनेजर को एक काम दिया अधिकारों के साथ। जैसा कि एक संगठन में जो हायरार्की है, आपके अधिकार और आपकी जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से वो काम दिया। अब क्या होता है कि मुख्य प्रबंधक द्वारा दिया गया काम एक डिविजनल मैनेजर को दे दिया। डिविजनल मैनेजर ने फर्दर वो काम आगे को सबलेट कर दिया एक सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ को। उनके डिवीजन में जो कोई सीनियर पोजीशन पे आदमी काम कर रहा था, वरिष्ठ पद पे, उसको वो काम सौंप दिया। यहां पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है बेसिकली, जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर और उस डिवीजन में एक वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकारी, जो भी है। जनरल मैनेजर ने काम दिया डिविजनल मैनेजर को, डिविजनल मैनेजर ने उसको सबलेट कर दिया आगे अपने डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी को। अब क्या होता है कि काम को जो जवाबदेही है वो यहां पर बहुत क्लियर है कि जो डिविजनल मैनेजर है उस काम का जो जवाब है, उसकी जो उत्तरदेयता है, वो देनी होगी जनरल मैनेजर को डिविजनल मैनेजर द्वारा ही। उस तीसरे लेवल पे जो सीनियर पोजीशन पे आदमी काम कर रहा था उसकी ये उत्तरदायित्व नहीं है। तो यहां पर ये कहना कि आपने पर्याप्त अधिकार दे दिए और आप उत्तरदेयता से बच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। प्रबंधन के विषय में जहां ये बात बहुत क्लियर है कि आप उत्तरदेयता से बच नहीं सकते, बेशक आप अधिकार सौंप दें। अधिकारी जो तीसरे नंबर पे आदमी डिस्कस किया जा रहा था, तो यहां पर ए बी सी भी कह लें, ए जनरल मैनेजर, बी बीच में डिविजनल मैनेजर और सी कोई उस डिवीजन में काम करने वाला वरिष्ठ अधिकारी। तो ए बी सी, ए द्वारा काम सौंपा गया बी को और बी ने उस काम को पर्याप्त अधिकारों के साथ सौंप दिया सी को। अब अंतिम उत्तरदेयता जो है वो होगी बी की, ना कि सी की।
तो आप बड़ा क्लियर कह सकते हैं कि उत्तरदेयता आपकी ही है, आपको ही अकाउंटेबल रहना है, यानी बी ही अकाउंटेबल है उस जॉब के प्रति, उस पर्टिकुलर काम के प्रति, और वही ए को फाइनल रिप्लाई सबमिट करेगा इन लेटर एंड स्पिरिट। दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो विषय अधिकार अंतरण और विकेंद्रीयकरण के ऊपर शुरू हुआ, उसमें अधिकार अंतरण की अवधारणा, अर्थ की बात हुई, और फिर परिभाषा एफ.जे. मुरे द्वारा, उसके बाद अधिकार अंतरण के तत्वों की बात हुई, और 3 तत्व, उत्तरदायित्व, अधिकार, जवाबदेही या उत्तरदेयता, अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर चर्चा हुई। डिफरेंस बिटवीन अधिकार एंड उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, और क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है, और इसका हमने जवाब दिया विद ऑल एक्सप्लेनेशन, नहीं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, यहां से आगे चर्चा को जारी रखते हुए। तब तक अलविदा, जय हिंद।